हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय बीआरपी। तो आइए हम लोग हड़प्पा सभ्यता में एक और बेहतरीन क्लास की ओर बढ़ते हैं। और पिछले वाले क्लास में आपने देखा हड़प्पा सभ्यता के किसके बारे में जाना था, तो कल हम लोग हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त किया। आपने देखा कि किसी भी समाज की जो आधारभूत इकाई होती है उसका क्या होता है, परिवार। तो हड़प्पा सभ्यता की जो परंपरागत सामाजिक इकाई थी वह क्या हुआ करती थी, परिवार हुआ करती थी। और चूंकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसीलिए वहां पे सुख सुविधाओं का विशेष प्रबंध हुआ करता था। सभी लोग जो थे सुखी, संपन्न और समृद्धि से भरपूर थे। यही उसका सामाजिक जीवन था। एक क्वेश्चन आपने कल एक और डिस्कशन में आया था, जो आपने देखा भी होगा वीडियो, शायद मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो उसमें मैंने कहा था हड़प्पा सभ्यता यानी हड़प्पा कालीन जो समाज था उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। यही ना कल पढ़े थे आप लोग। मैंने कहा था कि उसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। हड़प्पा कालीन समाज की विशेषताएं निम्नलिखित है। क्या थी? पहला आपने देखा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का होते थे। दूसरा आपने देखा कि वे लोग सीले वस्त्र पहनते थे, खासकर सूती वस्त्र का, जो कहां से प्रमाण मिले हैं, गुजरात में कपास की खेती से पता चलता है। उसके बाद आपने देखा था स्त्रियां जो थी वो जूड़ा बांधती थी और पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछें रखते थे। नहीं, और चौथा पॉइंट आपने देखा था कि ये लोग आभूषणों के शौकीन थे। आभूषण यानी गहना, उसमें वे लोग कंठहार, कर्णफूल, हंसुली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी, करधनी आदि पहने जाते थे। नहीं, पांचवा पॉइंट देखा कि ये लोग श्रृंगार के भी खूब शौकीन थे। श्रृंगार माने सजने संवरने का नहीं, मोहजोदड़ो की जो नारियां होती थी काजल और पाउडर का प्रयोग किया करती थी, और शीशे, कंघे एवं तांबे के दर्पण का भी प्रयोग हुआ करता था। और चनहुदरों से तो लिपस्टिक के भी प्रमाण मिले हैं। छठा था कि इनके आभूषण जो बने होते थे बहुमूल्य पत्थरों के बने होते थे। आभूषण नहीं, बहुमूल्य पत्थरों के, हाथी दांत के, हड्डी का और शंख नहीं आदि के बनते थे। सातवां देखे थे कि ये लोग जो थे तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे। बैठने के लिए चटाइयों के साथ साथ ये लोग पलंग और कौन चीज, चारपाई का प्रयोग करते थे। फर्श पर बिछाते थे चटाई और बैठने के लिए पलंग या चारपाई। चारपाई माने चार पैर, खटिया कहिए, पलंग, सॉरी कुछ को चार गोर वाला। उसके बाद ये लोग पासा खेलने में इन लोगों को खूब मजा आता था। नौवां पॉइंट था कि यहाँ बहुत सारे खिलौने मिले हैं, जैसे एक बैल रूपी खिलौना जो सिर हिलाता है, एक हाथी मिला है जिसका सिर दबाने से ध्वनि उत्पन्न होता है। और 10वां आपने देखा था यहाँ पे नर्तकी के मूर्ति मिली है, जिसे पता चलता है कि ये लोग नृत्य को का भी मजा लेते थे और ये गाने बजाने के भी शौकीन हुआ करते थे। और लास्ट और 11वां पॉइंट बताए थे कि ये मछली फंसाने के कांटे और एक मुहर पर तीर से हिरण को मारते हुए दिखाया गया है, जिसे पता चलता है कि लोग शिकार भी करते थे। एक क्वेश्चन मैंने बड़ा अच्छा कराया था, धार्मिक जीवन। क्या मैंने धार्मिक जीवन के बारे में लिखाया था? तो आज सुनो, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन। तो हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक जीवन का मतलब समझते हो, यानी इनको धर्म पर विश्वास था या नहीं, अगर था तो वे किस धर्म को मानते थे, अगर मानते थे तो कौन कौन से देवी देवता इनका हुआ करता। तो सबसे पहले समझिए कि हड़प्पा संस्कृति जो है, क्या हड़प्पा सभ्यता का लिखित प्रमाण तो मिला, लेकिन क्या उसको पढ़ा जा सका आज तक? नहीं, इसीलिए उसको आधे ऐतिहासिक काल में रखा गया। आपने देखा कि उसमें जो लिपि मिली उसमें 375 से 400 संकेत मिले हैं। 375 से 400 संकेत। हमारी हिंदी जो है लिपि, उसमें कितना मिला है? 52 ही अक्षर होते हैं, और उसमें 375 से 400 मिले। और अधिकांश जो लिपि मिली है वो कैसे मिली है? भाव चित्रात्मक मिली। नहीं, दूसरी बात समझिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में कोई लिखित साहित्य एवं स्मारक उपलब्ध
नहीं है। यहां पर हुए उत्खनन स्वरूप प्राप्त अवशेषों के आधार पर ही हमें धार्मिक स्वरूप का अनुमान लगा सकते हैं। मतलब क्या हड़प्पा सभ्यता का लिखित प्रमाण मिला लेकिन पढ़े नहीं हम लोग, तो क्या जानकारी मिल पाएगा? तो जानकारी मिलने का एक ही स्रोत बचा, क्या बचा? जो जमीन के अंदर से पुरातत्व की प्राप्ति होगा, उसी के आधार पर हम अनुमान लगा के पता करते हैं धार्मिक जीवन। पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में बताइए, तो आप लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में तो कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो पुरातात्विक सामग्री मिली है उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? अच्छा आप ही बताइए कि जमीन के अंदर से मिला तो हम कैसे अनुमान लगाएंगे? जो आज हमारे पास वस्तु है उससे उसकी तुलना करते हैं और हमको पता चलता है कि अच्छा इसका आकार इस आकार का है, इसका मतलब वही चीज होगा। जैसे अवतल चक्की के बारे में हमने देखा कि जांता की तरह का होता था, तो हमने कहा कि अच्छा ये अवतल चक्की था आटा पीसने या कह सकते हो कि अन्न को पीसने के लिए या जड़ी बूटियों को कूटने के लिए इसका प्रयोग होता था। यही ना पढ़े आप लोगों ने? तो हड़प्पा सभ्यता, अच्छा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में लिखे, तो कैसे स्टार्ट कीजिएगा? सिंपल स्टार्ट कीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता में धार्मिक जीवन के बारे में कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि किस धर्म के लोग मानने वाले थे और कैसे धार्मिक जीवन हुआ करता था। तो आइए हम लोग इनके आधार पर, किनके आधार पर? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य क्या है पता चल रहा है क्या जूही जी? जूही है ना नाम है, जूली, पता चला आपको? जूली, पुरातत्व क्या समझ में आ रहा है? जमीन के अंदर से जो उखड़ गया ना सबका सब क्या है? पुरातत्व है। तो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि उनका धार्मिक जो स्वरूप था वह निम्न प्रकार का होगा। पहला दिया है, सुनिएगा आराम से। कहता है कि हड़प्पा संस्कृति में मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह का कोई मंदिर प्राप्त नहीं हुआ। देखो दुनिया में 4 सभ्यता थी, कौन कौन थी? मेसोपोटामिया नहीं, फिर से मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता। तो मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता की तरह यहां कोई मंदिर प्राप्त और न ही ऐसा कोई भवन मिला है जिसे मंदिर की संज्ञा दी जा सके, लेकिन मातृ देवी आज दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि के नाम से जानी जाती है। न मंदिर मिला न कुछ मिला, तो पता कैसे चला? तो पता चला कि मातृ देवी आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता में स्त्रियों का मान सम्मान था, स्त्रियों को माता की संज्ञा दी जाती थी। तो उसके स्वरूप में यानी बोल सकते हो कि पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर या उत्खनन हुए सामग्री के आधार पर यहां के धार्मिक स्वरूप जो था, मातृ देवी आज दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि के नाम से जानी जाती है। वही मातृ देवी को काली, दुर्गा, चंडी के नाम से हम लोग क्या करते हैं? पूछते हैं। दूसरा, धार्मिक जीवन समझ में आ रहा है? कैसे स्टार्ट करोगे कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में जो भी जानकारी आप प्राप्त होती है पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त होती है या जमीन के अंदर से जो उत्खनन हुआ उसके आधार पर होती है। और उसका स्वरूप कैसा था? तो उसका स्वरूप निम्नलिखित था। पहला कि आज जो हम लोग दुर्गा, चंडी, काली, गौरी के नाम से देवी देवताओं को जानते हैं वह हड़प्पा सभ्यता की ही देन थी। कोई दिक्कत? दूसरा कहता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से जो मृण मूर्तियों को पुरातत्ववेत्ता मातृ देवी की मूर्तियां मानते, इस अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृ देवी की पूजा होती थी। क्या पता चलता है? क्योंकि मातृ स्त्रियों का बहुत सारा मूर्तियां मिला, इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय मातृ देवी की पूजा। पूछेगा कि आप कैसे बता सकते हैं कि उन लोगों का धार्मिक जीवन मातृ सत्तात्मक था? तो आप कहिएगा कि जो भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले उसमें अधिकांश जो मूर्तियां मिली किस चीज की मिली? स्त्रियों का। इसे पता चलता है कि उस समय मातृ देवी की पूजा होती थी। कोई दिक्कत? और हड़प्पा कालीन धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। उर्वरता की देवी किसको मानते थे? धरती मां को, और उसी को पूजा करते। तीसरा, एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से, स्त्री मतलब एक स्त्री है, उसके पेट जो है, गर्भ जो है, उसे एक पेड़ निकला हुआ है, ठीक है, तो एक पौधा निकलता हुआ दिखाया गया जो संभवतः धरती देवी की मूर्ति है। अतः संभव है कि हड़प्पावासी धरती की उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। चौथा पॉइंट है, मैके ने कहा कि मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई इसमें 3 मुख वाला एक पुरुष, 3 मुख वाला पुरुष, 3 मुख वाला मतलब 3 मुंह वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा है। योग मुद्रा मतलब समझ रहे हो? एकदम ध्यान में बैठा हुआ है और इसके 3 सींग है। बाईं ओर एक गैंडा,
भैंस तथा दाईं ओर हाथी और व्याघ्र और इसके सम्मुख एक हिरन है। बाबू बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो वहां से एक पुरुष मिला है योग मुद्रा में, वहां पे कौन कौन से पशु का जिक्र है, तो याद रखिएगा बाईं ओर गैंडा और भैंसा, गैंडा और भैंसा दोनों एक तरीके का होता है काले रंग का, और दाईं ओर मिला है हाथी और बाघ व्याघ्र, और इसके सामने एक हिरन का पिक्चर मिला है। हड़प्पा सभ्यता में बहु संख्या में पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति लिंग पूजा के संकेत मिलते। जैसे आप भगवान शिव के लिंग की पूजा करते हैं, लिंग का पूजा होता है, तो उसी प्रकार से वहां से बहुत सारे लिंग मिले, जिससे पता चलता है कि लोग जो थे वहां पे वह लिंग की पूजा किया करते थे। छठा पॉइंट है कि ये लोग वृक्ष विशेषकर पीपल की पूजा करते थे। आज भी हम लोग करते हैं। कौन होता है, कौन मासी, जिसमें सौम्या मासी, सौम्या मासी में हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग मतलब महिलाएं लोग जो होती है वहां पे एक धागा को लपेटती है और उसको मनाते हैं। क्यों मनाती है आप लोगों को पता है क्या? तो मम्मी से तनी पूछेगा कि मम्मी सौम्या मासी करे से ये धागा लपटे से क्या, किसके लिए? पति के लंबी उम्र के लिए कि सुखी संपन्न होने के लिए? तब पूछिएगा मम्मी से, तनी बताइए, तारे यूट्यूब पर बताएंगे। चलिए ध्यान दो आगे। इतना ना लंबी उम्र सब पति के मांग लेता है कि पतिया ताई हो जाता है। अरे कम से कम की चलो कम मांगे के चाहिए, ना कहे चाहिए कि बौरहवा। शंकर भगवान के इतना पार्वती जी मानने लगे कि बौरहवा हो गए ना, भांगे पीने लगे। एगो बात जानते हो, कोई शादी से पहले भांग नहीं पीता है। शंकर भगवान नहीं पीते थे बाबू, वो कैलाश पर्वत पर खाली जय ना। बोल एक बात सुनो, जो राम थे वो शंकर को पिता मानते थे, और राम जो थे, शंकर जो थे राम को पिता मानते थे। पता नहीं आप लोगों को? नहीं, हाँ जान लो आज। दोनों एक दूसरे को बहुत इज्जत करते हैं। एगो जहां विनाश करने वाला है तो एक बनाने वाले हैं। भगवान शिव जो है सो दुनिया को क्या करने वाले हैं? विनाश करने वाले हैं। वही विष्णु जो है वह दुनिया को खिलाने पिलाने वाले संरक्षक है। जन्म देने वाला कौन है? ब्रह्मा के विष्णु। ब्रह्मा जन्म देते, पालन पोषण विष्णु करते हैं, और महेश जो है महाविनाश तांडव होती है। हाँ, तो ये लोग सुनो, जो पहले हुआ करता था ना आज भी हुआ करता था। तो सुनो, वे लोग विशेषकर पीपल की पूजा करते। किसकी पूजा करते थे? और मोहनजोदड़ो से एक प्राप्त हुआ है, एक मुद्रा पर 2 जुड़वा पशुओं के शीर्ष 9 पीपल की टहनियां दिखाई गई। 7वां कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय था। कुबर वाला अभी भी बसा, तुम लोग मत ठगाना, वो कुछ नहीं है, वो देवी देवता नहीं है। कुबर वाला ऐसा जन्म हो गया उसका, और सब कुछ नहीं हो, सही से माँ के घर में उसका पालन पोषण न होने के कारण ऐसा होता है। अरे तुम लोग तो आदमी हो तो आराम से चेक करवाते रहता तो सही हो जाता। वो कौन ओकरा कौन चेक करवावे छे, कौन ओकरा अथी करवावे छे, कथी कहे छे, अल्ट्रासाउंड। कुबर वाला बैल जो था विशेष, पूछिए करिएगा कि कुबर वाला जो बैल था वो विशेष पूजनीय था। नाग पूजा के संकेत मिले। आज भी नाग पंचमी होती है, पहले भी होते थे। जब डसता ना तक सब नाग पूजा निकाल देता हूँ। हाँ तो अरे दुश्मन को पालने से अच्छा है कि दुश्मन को खत्म किया जाए। अच्छा तुम ही सोचो, मान लो है सांप बाबा जीवित है, लेकिन हम लोग के तो हानिकारक है। अगर या तो हम मारेंगे ना तो हमको मारेगा, दो ये काम होता है सांप के साथ। चलिए अच्छा, 9वां पॉइंट, बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज संकेत देते कि लोग तंत्र मंत्र में विश्वास करते। ताबीज उस समय भी तुम लोग ओझा चक्कर में ना पड़ना, ओझा इनके, ठीक है। और ताबीज के चक्कर में नहीं पड़ना, बकवास है सब। मम्मी खूब पे ना तो बेटी बाप रे सुर देखे ले गेले, अब मारल को धक्का ना मार ले, ये ताबीज बचल को, माथा बचल को ताबीज, ठीक है। बाबू सुन लो, कभी भी ओझा गुनी के पास माथा दर्द करता है डॉक्टर के पास जाना, समझे। और ओझा ओझैन के पास मत जाइए। और का तो कान में से पिलुआ उतना कान में रही हमरा रे, वो सब रहता है, वो अथी है, पिलुआ नहीं रहता है। वो चावल का शायद या किस चीज का बनाया जाता है, वो है पिलुआ। वो आंख में से कान में से पिलुआ गिरे छे, वो मरिए जाए हम लोग। हाँ वो कुछ नहीं रहता है, वो निकाल देता है, सब निकल जाता है। आदमी जादू वाला खेला देखा ना, आदमी गायब हो जाए तो ना हाथी गायब हो जाए, वो गायब हो जाता है। हाथी क्या गायब होती है? नहीं, लाइट क्या कमाल है,
वो लाइट क्या कमाल है। तुम रोड पर खड़ा करके कहना था हाथी गायब करके दिखा दे, वो दिखा दे। वो लाइट इतना रहती है ना, एक अजब किस्म का एक लाइट रहता है, इतना लाइट मार देता है कि आपको वो हाथी नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? नहीं विश्वास है तुम रोड पर खड़ा करना अपना हाथी, ऊपर वाला हाथी ना, तो अपन हाथी ले आओगे और तुम उसको कहना जोर पकड़ ले रहा, कब गायब करके दिखा तो नहीं हमरा। कोई भी जादू विज्ञान का खेल है। जादू क्या है? विश्वास मत करना, वो सब साइंस का गेम है। हाथ की सफाई है, वो कहीं से नहीं आती है। वो जो फूल खिलता है वो अंदर से फूल खिलती है। वो रबर, अरे देखो ना, अब तो यूट्यूब पे दिखाता है, सब यूट्यूब पे देखो जाके, सब कुछ यूट्यूब पर जाकर जांच करो। आदमी का जो गर्दन काटता है ना, वो कटती नहीं, उसका बनावट होता है। जाके देखो यूट्यूब पे, सब दिखाएगा कैसे रहता है वो बनाया हुआ, वो दिखाता है। हाँ, और वो यंत्र का जो बना हुआ है। बच्चे लोग आगे आ जाओ। ताबीज, लोग ताबीज वहां से मिला है। किस चीज मिला है? और इसे पता चलता है को तंत्र मंत्र में विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो में वामवर्ती और दक्षिणावर्ती दोनों ही प्रकार के स्वास्तिक पर्याप्त संख्या मिले। स्वास्तिक चिन्ह शुभ लाभ जो जब बोलते हो तुम लोग, एक पूछेगा क्वेश्चन बाबू, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है? हड़प्पा सभ्यता। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, याद रहेगा। स्वास्तिक का संबंध कौन भगवान से होता है? सूर्य पूजा। कालीबंगन और लोथा से ईंटे की बनी बेदी मिली है जो अग्नि पूजा का साक्ष्य है, और कालीबंगन के हवन कुंड से यज्ञ का साक्ष्य मिला, यानी वो लोग यज्ञ भी खूब किया करते थे। 13 नंबर पॉइंट दिया है कि मृतक संस्कार का निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। मनुष्य जब मर जाता था उसका कैसे संस्कार होता है इसके बारे में नहीं पता चलता, लेकिन मार्शल महोदय ने कहा कि सिंधु निवासी शवों को 3 प्रकार से उत्सर्ग करते थे। उत्सर्ग का मतलब है 3 प्रकार से उसका क्रियाकलाप करते थे। पहला, पूर्ण समाधिकरण। याद रखिएगा, पूर्ण समाधिकरण क्या है? इसमें संपूर्ण शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता है। पूर्ण समाधिकरण का मतलब क्या हुआ? शव को, लाश को जमीन के अंदर पूरी तरीके से गाड़ दिया जाता है। दूसरा, आंशिक समाधिकरण। इसमें पशु पक्षियों के खाने के पश्चात शव के बचे हुए भाग को गाड़े जाते थे। मतलब अगर आदमी मर गया कहीं पे दूर जाकर, जहां आदमी नहीं रहता हो, बहुत दूर 20-30 किलोमीटर दूर जाकर सब को छोड़ दिया जाता था। कुत्ते बिल्ली जितना होता था उसको नोच नोच के खा जाता था, और जो बच जाता था उसको लेकर फिर जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता था। कोई दिक्कत? और तीसरा था दाह कर्म। इसमें शव को जला दिया जाता था और उसकी भस्म को गाड़ दिया जाता, जो अभी हम लोग करते हैं। हम लोग थोड़ा सा गलती करते हैं कि दाह संस्कार करने के बाद उसको गंगा माँ को घी लगा क्या ना बिक देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना चाहिए था। गंगा माँ पवित्र हो रही है, लाश जलने के बाद जो बचता है पचौनी खचौनी, उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं, अब तुम उसी गंगा में जाते हो बड़ी प्यार से, आहा तनका पानियों घोट जाते हो, कॉफी पीछे से सोच ले बउआ रे, और तोरा देह पर गंगा माई आवे थुन, कौन माई आवे थुन, तू सोच, वो घी लागल है, सड़बो न करते जल्दी। जब लाश जल जाती है तनका जो बचता है उस पर घी एगो खाएला तक तो बुढ़िया के जिंदगी में ना मिले होता बुढ़वा के, और वो घी एगो पैकेट रगड़ल जाए ऊपर, रगड़ के अबल बीग ऐसे घूम बीग आने में बल तकिए न गुरना ताक, लेकिन ऐसा नहीं। अब लोग बीग देता है, 5 बार पानी चढ़ाता के 7 बार, और तब वापस आता है। नहीं बोलो ऐसे कहतो बिगिया तकिए न कल्ला बोल धो ले तो, अरे धो ले तो, हम तो तक लिया कथी होले धो लेते। मरल मुर्दा घास न कहे, मरल घोड़ा घास खाए, तो याद रखिए सब कुछ नहीं, सब बकवास है, मैं सब ट्राई कर चुका हूं। हम तब बिक क्या ताक रे ताक कथी करती आप देखा लो कुछो ना आता। चल तो ऐसा करो। 14 और लास्ट है कि खुदाई से प्राप्त ताबीजों से पता चलता है कि लोग अंधविश्वास तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। तो ऐसा करो, एक क्वेश्चन लिखो क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन शुरुआत करें। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन आप लोग नोट कर चुके हो ना? कि लिखा दे प्रिया, लिख दियो पूरा। तो आज हम लोग धार्मिक जीवन लिखते हैं क्या? और सभी लोगों से गुजारिश है कि आप लोग घर पे क्या करें? पढ़े। चलिए स्टार्ट कीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता के
हड़प्पा सभ्यता के क्वेश्चन है बाबू, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में विस्तार से बताएं। तो लिखे लिखेगा हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार का लिखित साहित्य एवं स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। एक बार मिला लीजिएगा, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार का लिखित साहित्य एवं स्मारक हमें उपलब्ध नहीं है। यहां पर हुए उत्खनन के आधार पर यहां पर हुए, छोड़ दीजिए वहां पे आगे लिखे, यहां पर हुए उत्खनन के आधार पर हमें धार्मिक स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होता है। आगे बढ़े, आगे लिखे, बैठ जाइए। धार्मिक स्वरूप बैठ जाइए, थोड़ा देर बाद मिल लेते, वीडियो बन रही है। धार्मिक स्वरूप, उसी क्लास में बैठना चाहिए, उसी में बैठे। धार्मिक स्वरूप से हम अनुमान लगा सकते हैं कि डैश दे दीजिए और पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट, मातृदेवी आज दुर्गा, कॉमा देते जाइएगा, काली, चंडी, गौरी, दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि के नाम से जानी जाती है। ये सब दुर्गा का ही रूप है, के नाम से जानी जाती है। दूसरा पॉइंट लिखो, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मूर्तियों से अनुमान लगाया जा सकता है
अनुमान लगाया जा सकता है कि मातृ देवी की पूजा होती थी। मातृ देवी की पूजा होती थी। स्पीड को थोड़ा सा क्या कर लीजिए, बढ़ा लीजिए, नहीं तो यूट्यूब वाला खूब गाली देगा कि इतना स्लो है ये कोचिंग के लड़का। चलिए तीसरा, हड़प्पा वासी, जैसे मैं बोलता हूं ना उसी समय अगर लिखने लगोगे ना मेरे साथ तो नहीं पीछे होगे। तुम लोग बनते हो काबिल, मैं बोल देता हूं तब तुम क्या करते हो, तब शुरू करते हो। आप गलती बोलते हैं तो फिर सही अच्छा सही बोलते हैं। तो तीसरा पॉइंट लिखो, हड़प्पा वासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर, उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। चौथा पॉइंट, मैके महोदय को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुई है जिसमें तीन मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा है। तीन मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा है। इसके तीन शिंग है, इसके तीन शिंग हैं। इसके बाईं ओर एक गैंडा, इसके बाईं ओर एक गैंडा और भैंसा है, तथा दाईं ओर एक हाथी है। एक दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र, दाईं ओर एक हाथी और व्याघ्र। इसके सम्मुख एक हिरण है। इसके सम्मुख एक हिरण है। उसकी तुलना या इसकी तुलना पशुपति से की गई है। पशुपति से की गई। अगला पॉइंट, यहां लिंग पूजा के भी संकेत मिले। लिंग पूजा, यहां लिंग पूजा के भी संकेत मिले। हो गया। अगला पॉइंट 6 के भी संकेत मिले।
अगला पॉइंट, ये लोग विशेषतः पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। पीपल वृक्ष की पूजा करते थे। 7 पॉइंट है, कुबर वाला बैल, कुबर जब छूट जाए तो उसको छोड़ के और अगला लिख लेना चाहिए। क्यों पता है? ये ना लिख लिया 7वां लिखा, कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय था। अभी क्या कर रहे पता है ना, धार्मिक जीवन के बारे में जान रहे हो। 8वां पॉइंट, नाग पूजा के संकेत मिले हैं। नाग पूजा के संकेत मिले हैं। नौवां पॉइंट, ये लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। यही ना नंबर दिलाएगा, छोटका छोटका पॉइंट। ये लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास करते थे। अगला 10वां पॉइंट, मोहनजोदड़ो में स्वास्तिक जानते हो ना, ये क्या है? ऐसे बनाना, ऐसा ना कि ऐसे स्वास्तिक बना दिया हो कहीं। स्वास्तिक करने से बनता है, इन्हें से ऐसे ना, ऐसे बने है, ऐसा ना जाके ऐसे बना दिया हो, पूजा शुभ करवा दिया हो। ऐसे पूजा शुभ अशुभ होता नहीं है, ठीक है। अगर वहाँ गाय के गोबर के जगह पे अगर आप ना गोरिया माटी रख दीजिएगा तो यो अशुद्ध ना होगा, ठीक है। तो पियरका माटी देख लो, पियरका। चलिए अगला लिख लिए, स्वास्तिक पर्याप्त संख्या में मिले हैं। अगला पॉइंट, स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है। 11 है, स्वास्तिक का संबंध सूर्य पूजा से हो सकता है। बारह नंबर पॉइंट है, लिखा है हो 12 नंबर पॉइंट लिखा, कालीबंगन के हवन कुंड से यज्ञ के भी साक्ष्य मिले हैं। यज्ञ के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट 13 नंबर, खुदाई से प्राप्त ताबीजों से पता चलता है कि ये लोग अंधविश्वासी तथा भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। भूत प्रेतों में विश्वास करते थे। और लास्ट पॉइंट लिखा जाए, शवों को
शवों मतलब लाश, स तलाबे स अव, शवों को दफनाया एवं जलाया जाता था। दफनाया या जलाया जाता था, या तो दफनाते थे या नहीं तो जलाते थे। दफनाया या जलाया जाता था। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। कौन चीज के बारे में था? और टाइम देख लो तो कितना मिनट पर है वीडियो बाबू? 35 तो 37। याद रखो, अब जो मैं समझाऊंगा वो आपको घर पे करना है। जिनको वीडियो मिलता है वीडियो से नोट करिएगा, नहीं मिलता वो क्या कीजिएगा? अपना दिमाग से नोट कीजिएगा। तो शुरुआत करें। अब आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हड़प्पा सभ्यता से मिला, जिसका नाम था आर्थिक जीवन। अर्थ समझते हो? आपकी पूंजी। तो आर्थिक जीवन, उसका जो जीवन यापन हुआ करता था, अब उसको चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ होगा। क्या जीवन ऐसे ही चल जाएगा हो? तो अब हम लोग बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में। किसके बारे में? आर्थिक। सुन रहे हैं सभी लोग? तो सुन लो, क्योंकि लिखना आप ही को पड़ेगा और कल से हम जांच भी करेंगे। आज जांच करने वाले थे, लेकिन क्या करें, पढ़ाना इतना है कि। सुनेगा, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन। सुन रहे हो अंजना? सुन रहे हो ना? लिख लो और सुनबो करो, दोनों काम करो। तो हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन, देखो पहले समझ लो कि आर्थिक जीवन है क्या। आर्थिक जीवन वैसा जीवन होता है जिसमें हम अपने जीवन को चलाने के लिए किस प्रकार से पूंजी लाते हैं या किस प्रकार से अपना जीवन को चलाने के लिए ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो सारा का सारा किस में आ जाएगा? तो आर्थिक जीवन में आ सकता है कृषि, खेती से, पशुपालन, शिल्प उद्योग। शिल्प उद्योग समझते हो ना? अरे हम लोग शिल्प उद्योग का मतलब होता है, मैंने जो शिल्पग्राम नाम का एक वीडियो अपलोड किया है, कल कर दिए हैं। शिल्प का मतलब होता है आर्ट्स, आर्ट्स का मतलब होता है कला, कला का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां। समझ रहे हो? तो सबसे पहले समझिए कि कृषि, पशुपालन, शिल्प तथा उद्योग धंधे, व्यापार तथा वाणिज्य, ये सारा जो चीज था उसका क्या था? आर्थिक जीवन का मुख्य हिस्सा हुआ करता था। सुनिए, क्वेश्चन रहेगा कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन को विस्तार से लिखे। तो आप लिखिए कैसे? तो सबसे पहले लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता से जो प्रमाण मिले हैं, वहां की अर्थव्यवस्था उन्नत स्वरूप की थी। उन्नत माने समझते हो? उन्नत का मतलब बेहतरीन ढंग से कृषि की जाती थी, अच्छे से जुताई की जाती थी, नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता था, बीज उच्च किस्म का होता था, नहीं रोगों से बचाने के लिए विभिन्न प्रकार की वो रसायनों का प्रयोग तो नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ आयुर्वेदिक रसायन का प्रयोग करते होंगे जिससे हानि ना पहुंचे। तो लिखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में लिखे। तो आप लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता से जो प्रमाण मिले हैं उससे पता चलता है कि उसका आर्थिक जीवन काफी ही उन्नत किस्म का था। कैसा था? उन्नत किस्म का था। नहीं, और इसे हम निम्न बिंदु के माध्यम से समझ सकते हैं। तो उसमें 3 चीजों को शामिल किया गया: कृषि, पशुपालन, शिल्प तथा उद्योग धंधा। लिख डालोगे ना? अब सबसे पहले एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूं कि हड़प्पा सभ्यता के से जो साक्ष्य मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, उसे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन काफी उन्नत किस्म की थी, जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है कृषि। पहला पॉइंट क्या है? देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का जो आर्थिक जीवन था वह उसका मुख्य आधार था कृषि। मुख्य आधार क्या था? याद रखिएगा। और खेतों की उर्वरता के कारण यहां अनाज की कमी नहीं थी।
खेत इतना ज्यादा उपजाऊ था। क्यों इतना उपजाऊ था? चूंकि वहां पे अक्सर बाढ़ आया करता था और बाढ़ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी लेकर आया करती है, और जिसके कारण उसकी खेत इतनी उपजाऊ थी कि कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई। अनाज रखने के लिए क्या था? अन्नागार या भंडार गृह थे। कपास की भी खेती होती थी जिससे लोग अपने लिए कपड़े बनाते थे। अनाज पीसने के लिए आपको पता ही है कि चक्की और कूटने हेतु ओखलियों के उपयोग के साक्ष्य मिले। हम लोग आज ही ओखली का प्रयोग नहीं करते, उस समय भी ओखली था। आज ही हम लोग जांता का प्रयोग नहीं करते, उस समय भी चक्की का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कहा जाता है कि हड़प्पा वासियों ने कपास की खेती आरंभ की। ठीक है, और दूसरी बात समझिएगा, यहाँ जो अनाज का उपज होता था उसमें गेहूं तथा जौ सबसे प्रमुख था। लोथल और रंगपुर जो है, लोथल का है गुजरात, रंगपुर भी गुजरात से धान की भूसी मिली है। धान का जो भूसा होता है, किंतु धान की खेती के स्पष्ट प्रमाण हुलास से मिलते हैं। हुलास जगह है, वहां से पता चला कि धान की खेती होता था। ठीक है, लोथल एवं रंगपुर से ही बाजरा के खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा में मटर और तिल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। फलों में केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको याद न रहे तो कृषि में आप कैसे लिखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक जीवन काफी उन्नत प्रणाली का था। इसे हम निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला, कृषि, तो लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार जो था उसका कृषि था, और कृषि जो हुआ करता था उसमें अंदाज लगाया जाता है कि सबसे पहले कपास का खेती का प्रमाण गुजरात से प्राप्त हुआ है, जिससे वो लोग सूती वस्त्र बनाते थे और उसी का उपयोग करते थे। उसके बाद वहां से बहुत सारे अनाज होने के, खासकर गेहूं और जौ के भी प्रमाण मिले हैं, और नारियल, तरबूज, नींबू, अनार, खजूर, केला आदि के उत्पादन के भी साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए। धान के भूसी भी मिला। देखो, जब नहीं याद रहेगा ना आर्थिक जीवन, तो कृषि में आज वाला फसल भी लिख दोगे तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि आज हम वही उपजा रहे हैं जो उस समय पहले लोग उपजाया करते थे। तो कोई दिक्कत है? समझ में आया? कृषि पर लिख लोगे। क्या लिखोगे कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का मुख्य आधार क्या था? कृषि था। और कृषि जो होती थी वह अनाज चूंकि काफी उपज होती थी, कमी नहीं रहता था, क्योंकि वह मिट्टी काफी उपजाऊ थी। चूंकि उस समय बाढ़ आया करता था। चूंकि हड़प्पा जो था वह रावी नदी, सिंधु नदी के आसपास या सरस्वती नदी के आसपास ही फैला हुआ था, इसलिए कभी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती थी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की होगी, लेकिन गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। और इतना ही नहीं मिला है, यहाँ पे कपास को जो थे यूनान के लोग, कपास को यूनान के लोग हिंडन कहा करते थे। क्या कहा करते थे? और यहाँ से क्या मिले हैं? और धान की भूसी मिला है, बाजरा मिला है, मटर मिला है, तिल मिला है, केला, नारियल, खजूर, अनार, नींबू, तरबूज आदि मिले। हो गया खत्म। दूसरा आर्थिक जीवन का मुख्य पहलू था पशुपालन। आप सभी को पता है कि कृषि के साथ साथ हड़प्पा वासी जो थे पशुओं को भी पालन किया करते थे। ठीक है, और यहाँ प्राप्त मुद्राओं पर अंकित बैलों से विदित होता है कि यहाँ दो प्रकार के बैल थे, एक कुबरदार बड़े सिंग वाले और एक था बिना कुबर वाले छोटे सिंग वाले। दो प्रकार के यहाँ से बैल मिला। पशुपालन की चर्चा कर रहे हैं तो लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन का कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे दो प्रकार के बैल के प्रमाण मिले हैं, एक कुबरदार, कुबरा मान कुबर वाला बड़े सिंग वाले बैल, और दूसरा छोटे बिना कुबर के छोटे सिंग वाले। और गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, ऊंट इनके पालतू जानवर थे जो आज है नहीं। और कुत्ता शिकार के काम आता था। इसके अलावा बिल्ली, बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोती, मोर, तोता, उल्लू, हंस आदि के भी चित्र मिले हैं। और यहाँ पर आप मूर्तियां, खिलौना एवं मुहर भी मिले।
फिर से सुन लो पशुपालन के बारे में। कृषि के साथ साथ ये लोग पशुपालन भी किया करते थे। यहाँ जो बैल मिले हैं, 2 प्रकार के बैल मिले हैं, एक कुबरदार बड़े सींग वाले, दूसरा बिना कुबर वाले छोटे सींग वाले। गाय, बैल, भेड़, कुत्ता, हाथी, सुअर, गधा, ऊंट प्रमुख पालतू जानवर थे। नहीं लिख पाओगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण था आर्थिक जो जीवन था, उसके लिए वह था शिल्प तथा उद्योग धंधे। शिल्प, कृषि तथा पशुपालन कहते हैं। पहले तो कृषि किया, फिर जोरे जोरे पशुपालन भी किया, और अब क्या कर रहा है? शिल्प ना एवं उद्योग। तो कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त विविध प्रकार के शिल्प एवं उद्योग धंधों के प्रति भी हड़प्पा संस्कृति के लोगों का स्पष्ट रुझान होता है। खुदाई से प्राप्त कताई बुनाई के उपकरणों, तकली। अब कहोगे शिल्प उद्योग में क्या, तो लिखेगा कि कृषि और पशुपालन के अलावा ये लोग शिल्प एवं उद्योग धंधों में भी क्या थे? निपुण थे। कैसे? तो यहां से जो खुदाई हुआ वहां से प्राप्त हुआ है कताई बुनाई के उपकरण। कताई बुनाई समझते हो ना, काटना, उसमें तकली और सुई। तकली समझते हो, मम्मी पहले दौरी बिनती थी तकली से, हाँ। और तकली और सुई के प्राप्त मिले हैं। कपड़ा बुनना यहाँ का प्रमुख उद्योग रहा होगा। चनहुदरों में कारखाना मिला जहां पर हार में पिरोने वाले दानों का उत्पादन होता था। कुंभकार लोग मिट्टी के बर्तन बना चाक का प्रयोग करते थे। कुम्हार लोग जो थे वे लोग बर्तन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? चाक का। इसके अतिरिक्त हाथ से भी सामग्री बनाते थे। मोहनजोदड़ो में कुंभकारों के मोहल्ले का भी पता चलता है। स्वर्णकारों का व्यवसाय भी उन्नत अवस्था में था। आभूषणों के निर्माण में इन्होंने काफी निपुणता प्राप्त की। वे लोग चांदी के आभूषणों के साथ साथ बर्तन भी बनाते थे, परंतु सोने के केवल आभूषण बनाए जाते थे। शंख, सीप, घोंगा, हाथी दांत से भी उपकरणों का निर्माण करना वे जानते थे। तांबा तथा कांसे का प्रयोग मानव एवं पशु मूर्तियां बनाने में किया जाता था। खुदाई में तांबे कांसे के उपकरण बहुत आयत में प्राप्त हुए हैं। इसमें घरेलू तथा कृषि संबंधी उपकरण, अस्त्र शस्त्र, बर्तन, कड़ाही, प्रसाधन सामग्रियां प्रमुखता से मिलती हैं। वे लोग धातु को पीट कर चादर बनाने की कला से भी परिचित थे। अतः धातु उद्योग भी काफी उन्नत अवस्था में था। इस प्रकार हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में शिल्प तथा उद्योग धंधे काफी उन्नत अवस्था में थे। इसके आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार भी था। फिर से बात कर ले शिल्प एवं उद्योग धंधा के बारे में। तो मैंने कहा कृषि और पशुपालन के साथ साथ ये लोग शिल्प एवं उद्योग धंधे भी किया करते थे। क्यों? क्योंकि जब खुदाई से सामग्री मिले तो उसमें कताई बुनाई के लिए तकली और सुई भी वहां से प्राप्त हुए। दूसरी बात, यहाँ पर लोग जो थे, चूंकि गुजरात में कपास की खेती होती थी जिसे वे लोग वस्त्र बनाने के काम में लाते थे, नहीं तो ये लोग वस्त्र पर कढ़ाईदार वस्त्र भी बनाते थे। नहीं, जो कढ़ाई नहीं करते हैं तो वो भी बनाते थे। और दूसरी बात समझिएगा, कुंभकार लोग यानी कुम्हार लोग जो थे मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाते थे। किस पर बनाते थे? चाक पर। और ये लोग चांदी के आभूषण, चांदी का तो पहनने वाला बनाते ही थे, और प्लस उसके साथ बर्तन भी चांदी का बनाते थे। चांदी कहां से लाता था? नहीं, तो चांदी के लिए चूंकि उसका विदेशी व्यापार काफी था, तो वो लोग अलग अलग जगहों से अपना सामान को क्या करते थे? प्राप्त करते थे। सुनिएगा, उसके बाद ये लोग सोने का आभूषण भी बनाते थे। उस जमाने में सोने का आभूषण, शंख, सीप, घोंगा, हाथी दांत के भी उपकरण बनाते थे। और सबसे बड़ी विशेषता थी कि ये लोग जो थे तांबा और टीन को मिलाकर एक कांसा का प्रयोग करते थे, और उसका भी बड़ी भरपूर मात्रा में यूज किया जाता था। कोई दिक्कत है क्या? तो अगर लिखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में विस्तार से लिखे, तो क्या आप नहीं लिख डालिएगा? बोलो बच्चे लोग, तो लिख डालिएगा। मैंने सोचा था कि आज क्लास को हटा देंगे, लेकिन ये हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो आज का क्वेश्चन नोट किया जाए, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में विस्तार से लिखे। हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के बारे में विस्तार से वर्णन करें। आज का HW है हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन
के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। लिख डालिएगा ना बाबू लोग, सिंपल लिखेगा कि हड़प्पा सभ्यता, नहीं कौन सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से जो प्रमाण मिले हैं वहां से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन या अर्थव्यवस्था काफी उन्नत प्रणाली का था, जिसे निम्न बिंदुओं से हम लोग समझ सकते हैं। पहला कृषि, दूसरा पशुपालन और तीसरा शिल्प तथा उद्योग धंधे। तीसरा वाला याद रखिए, शिल्प तथा उद्योग धंधे। विशेष जानकारी के लिए YouTube पे वीडियो छोड़ दी जा रही है, अभी हम थोड़ा देर में अपलोड कर देंगे। आप आराम से एक बार 35 मिनट से सुनना शुरू कीजिएगा और आपको पूरा मिल जाएगा। तो कोई दिक्कत है तो बताओ। तो आज की सेवा हम लोग यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं और फिर लेकर आऊंगा एक और बेहतरीन पाठ हड़प्पा सभ्यता का। तब तक जहां भी रहो खुशहाल रहो, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। ओए बच्चे लोग थोड़ा सा हमरो काम करिएगा, क्योंकि लर्नर आइज बाय बीआरपी आपका परिवार है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके पुरुष लोग, आप लोगों से ज्यादा आशा है, एकदम 5-5 का प्लान बनाओ। जैसे पर्यावरण पर एक पेड़ लगाना होता है, बच्चे के जन्म पर पेड़ लगाना हो, वैसे ही प्रत्येक बच्चे 5-5 सब्सक्राइब करोगे, तुम्हारा परिवार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ेगा। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप वाचिंग। जय हिंद, जय भारत।